दोस्तों, क्या डिविडेंड से वाकई में घर खर्चा चल सकता है? क्या डिविडेंड स्टॉक से वाकई में पैसिव इनकम हो सकती है, या ये सिर्फ इल्यूजन है जो कि सोशल मीडिया पर बेचा जाता है? तो आज मैं रियल स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करके दिखाऊंगा कि रियलिटी क्या है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो का असली रोल क्या है डिविडेंड इन्वेस्टिंग में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पे किसी तरह का लेवल्स या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक पावरफुल इन्वेस्टिंग टूल हो सकता है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ब्लाइंडली जस्ट हाई डिविडेंड यील्ड को देखकर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। सो आज का सिंपल गोल है डिविडेंड से कैसे पैसिव इनकम आती है, क्या उससे घर खर्चा चल सकता है और कौन से लोग मिस्टेक्स जनरली करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सर्टेन स्टॉक दिखा रहा हूँ। ये स्टॉक है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके डिटेल फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहे हम, बट मैं आपको दिखाता हूँ। डिविडेंड यील्ड 7.03% है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? हम पहली बात तो हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स जो है वो ये नहीं समझते, और दूसरा हमको ये बता दिया गया कि इसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है, इसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है। ये स्टॉक्स हर महीने आपके डिविडेंड देती रहेंगे बैंक अकाउंट में, और हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं। हमें ये लगता है कि डिविडेंड यील्ड 10% है, डिविडेंड यील्ड 20% है, मतलब हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। बट इसके पीछे का कारण क्या है वो एज एन इन्वेस्टर हमें समझना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिविडेंड यील्ड को समझेंगे, फिर पे आउट रेशियो को समझेंगे, एंड डिविडेंड पे आउट क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। तब हमें कोरिलेशन करने में मदद मिलेगी और ये हम समझेंगे कि क्या वाकई में घर खर्चा चल सकता है। तो इस घर खर्चे को चलाने या न चलाने के लिए हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो 20,000 रुपये मंथली खर्चे का एग्जाम्पल लेंगे। अब कई शहरों में जैसे कि बैंगलोर में तो 60, 70, 80, 90 हज़ार मिनिमम खर्चा हो जाता है एक कॉमन फैमिली का। हम उस पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा 20,000 के घर खर्चे की बात करेंगे, ताकि आपको एक रियलिटी समझ में आए कि वाकई में डिविडेंड इन्वेस्टिंग से क्या ऐसा हो सकता है या सिर्फ बातें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे जस्ट फॉर व्यूज। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी C1 है। C1 का एक बिजनेस है, ये B1 है। अब इस B1 से कंपनी कुछ सेल्स जनरेट कर रही है, एंड इस सेल्स में एक्सपेंसेस वगैरह एंड बाकी जो भी एक्सपेंसेस है उनको रिड्यूस करने के बाद, टैक्सेस रिड्यूस करने के बाद कंपनी के पास एक प्रॉफिट आ रहा है, P1 मान लेते हैं। अब ये P1 मान लेते हैं 100 रुपये का है। ठीक है, अब इस 100 रुपये में से कंपनी ने सोचा कि भैया हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉयल इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्यों ना 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया जाए। अब ये 10 रुपये एक इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा, ये 10 रुपये जो है सारे इन्वेस्टर्स में इक्वल अमाउंट में बट जाएगा। पर शेयर के हिसाब से उन्हें डिविडेंड मिलेगा। अब मान लीजिए पर शेयर किसी को 10 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में, तो वहाँ पे उस 10 पैसे पे डिविडेंड यील्ड निकाला जाएगा कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से। अब ये जो डिविडेंड यील्ड होता है, डिविडेंड यील्ड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि होता क्या है। कि कंपनी ने जो भी डिविडेंड दिया है पिछले साल में, मान लीजिए कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, या जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि हर महीने डिविडेंड दे रही है, 12 बार डिविडेंड। 12 बार तो फिलहाल कोई डिविडेंड देता नहीं है, 4 बार डिविडेंड, 4 हर क्वार्टर्स में डिविडेंड वाली कंपनियां आपने देखी होंगी। तो कंपनी ने जितना भी डिविडेंड दिया है उसको डिवाइड किया जाता है करंट मार्केट प्राइस से, एंड इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, तो ये निकल के आता है डिविडेंड यील्ड। अब होता क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया है, उसका शेयर प्राइस 200 चल रहा है, तो यहाँ पे 10% का डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाएगा। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस इन्वेस्टर के द्वारा, उसकी एक्सपेक्टेड यहाँ पे 10% का रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड रहेगा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए। मान लीजिए इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करेगा कि 10% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से उस 1 लाख पे 10,000 रुपये उसे एनुअल
ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो डिविडेंड देगी। ये तो हो गई एक्सपेक्टेशन। अब रियलिटी यहाँ पे बिल्कुल अलग हो सकती है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि हाई डिविडेंड यील्ड क्यों हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी का। देखिए, दो इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। कंपनी या तो जेन्युइनली कैश रिच कंपनी है या कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया है। और ये जो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट रीजन है, हम में से 95-96% लोगों को नहीं पता रहता है, और यही रीजन होता है कि हम मोस्टली जो है हाई डिविडेंड यील्ड के पीछे भागते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है ये सब। अब मान लीजिए यही 200 रुपए का जो शेयर प्राइस है, क्योंकि शेयर प्राइस 200 रुपए पे डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 10%, राइट। अब यही 200 रुपए का शेयर प्राइस अगले 2-3 महीने में कम होके 100 रुपए का आ गया। तो अब इस केस में डिविडेंड तो पिछले साल का 20 ही रहेगा, ऐसा नहीं तो कि डिविडेंड भी बदल जाएगा, क्योंकि पिछले साल उन्होंने जो दिया था डिविडेंड वो 20 दिया था। शेयर प्राइस यहाँ पे बदल गया। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्या आ गया, इसका डिविडेंड यील्ड आ गया 20%। अभी 2 महीने 3 महीने पहले डिविडेंड यील्ड 10% था, अब यहाँ पे 20% आ गया। तो क्या कंपनी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी हो गई? नॉट राइट। सो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, जस्ट बिकॉज डिविडेंड यील्ड इज हाई डज नॉट मीन द कंपनी इज अ गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी। ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए। अब इसके लिए हम कौन सा पैरामीटर देखें ताकि हमें ये समझ में आए कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो डिविडेंड को हम सही से आकलन कर सके, सही से तौल सके। तो इसके लिए पैरामीटर होता है डिविडेंड पे आउट। अब डिविडेंड पे आउट क्या होता है, इसको आगे हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम वेदांता स्टॉक का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि वेदांता स्टॉक का भी इन जनरल जो डिविडेंड यील्ड रहता है वो ज़्यादा रहता है। उसके पहले रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, जो कि हमने यहाँ पे आपको शुरू में शेयर दिखाया था, जिसका कि डिविडेंड यील्ड 7% के आसपास था, उसके फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। अब देखिए, यहाँ पर 2018 में 195 करोड़ का सेल्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 करोड़ के आसपास था। 2020 में देखें तो यहाँ पे करीब करीब 248 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो गया था, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के 50 करोड़ का हो गया था। लेकिन 2025 का अगर हम डाटा देखें, रीसेंट डाटा, तो सेल्स तो बढ़ के 405 करोड़ की हो गई है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे अभी भी 50 करोड़ के आसपास ही है, यानी कि 62 करोड़ के आसपास है। तो इन जनरल जस्ट बिकॉज की कंपनी डिविडेंड हाई दे रही है, यानी कि डिविडेंड यील्ड उसका हाई है, डज नॉट मीन कि उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होंगे। तो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक तो होती है ग्रोइंग कंपनियां या ग्रोथ कंपनियां, उनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहती है। दूसरी होती है कि सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, बट वो कुछ ना कुछ करके, क्योंकि कैश रिच कंपनियां होती हैं, कुछ ना कुछ करके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को डिविडेंड देती रहती है और उनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दिखता रहता है। ऐसे में इन्वेस्टर को ये लगता है कि वो डिविडेंड यानी कि स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेदांता की बात करते हैं। तो वेदांता का जो डिविडेंड यील्ड है करीब करीब 6.7% के आसपास है। इसको रफ हम मान लेते हैं 6%, यानी कि 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 6,000 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में पैसिव अर्निंग। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पे। अब सुनने में ये 6,000 रुपए 1 लाख के ऊपर अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें, क्या डिविडेंड सस्टेनेबल है, क्या ये कंटिन्यूअसली हर साल मिलता रहेगा इसी तरह का डिविडेंड, एंड क्या कंपनी का बिजनेस स्टेबल है। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे बिना अगर हम हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रिस्की जोन में आ जाते हैं हम। सो उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। 2 तरीके से हम कंसिस्टेंसी ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। एक तो तरीका होता है हमारा पिछले 5 से 10 सालों का ओवरऑल डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड, D1 से D2 से लेके D10 तक, यानी कि कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है या नहीं और स्किप कहीं किया तो नहीं है ये। एंड उसके बाद हमें देखना होता है ट्रेंड, यानी कि कंसिस्टेंसी है या नहीं डिविडेंड के ट्रेंड में। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कंपनी मान लीजिए पहले, दूसरे और तीसरे साल में 10 रुपए का डिविडेंड देती है, लेकिन चौथे साल में वो 1 रुपए का डिविडेंड देती है, 5वें साल में फिर वो 12 रुपए का, 6ठे साल में वो 6 रुपए का, 7वें साल में 4 रुपए का। तो ये
कंसिस्टेंसी ना होके इनकंसिस्टेंसी हो जाती है डिविडेंड के फॉर्म में। अब ऐसे में किसी साल में हाई डिविडेंड यील्ड देखने को मिल गया डज नॉट मीन कि वो फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ विप्रो का अगर हम देखें तो करंटली 5-5.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे विप्रो हैज शोन इनकंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रेंड इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, हो सकता है स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई है, या हो सकता है कि उन्होंने डिविडेंड हाई दिया हो, जिसकी वजह से डिविडेंड यील्ड जो है वो 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है डिविडेंड पे आउट। अब डिविडेंड यील्ड तो हमने समझ लिया कि प्राइस अगर कम हो जाए तो वहां पे जो है डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है। डिविडेंड पे आउट यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो थोड़ा सा हम क्लियर हो जाते हैं, हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है ओवरऑल डिविडेंड इन्वेस्टिंग के टर्म्स में। फिर हमें ये समझ में आएगा कि घर खर्चा चल सकता है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं डिविडेंड पे आउट क्या होता है। मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और कंपनी ने इसमें से 30 रुपए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांटे। तो ये जो 30 रुपए है, राइट, ये है डिविडेंड पे आउट, यानी कि अपने प्रॉफिट में से जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो डिविडेंड पे आउट हो गया, यानी कि द एक्चुअल कैश विच द कंपनी इज पेइंग टू इट्स शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसको हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? ये इसी डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज हो जाता है, यानी कि 100 रुपए में 30 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में दे रही थी, तो ये 30 रुपए डिविडेंड पे आउट था और 30% यहाँ पे हो जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब इस डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि कंपनी एक्चुअल में अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है या कंपनी ओवर हाइव्ड डिविडेंड पे आउट कर रही है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में तो 30% का डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल के आ गया। मान लीजिए 100 रुपए में कंपनी 80-90 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो उसके पास एट द एंड ऑफ द डे 10 रुपए बच रहा है, राइट। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाते हैं कंपनी के लिए। कंपनी ऐसे सिचुएशंस में अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, एंड इसके साथ ही साथ कंपनी हो सकता है कि ग्रोथ पे फोकस ना कर पाए, उसका ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है, एंड फ्यूचर में ऐसी कंपनियों का डिविडेंड इंपैक्ट हो सकता है। तो जनरली डिविडेंड पे आउट रेशियो के केस में सस्टेनेबल रेंज लोअर साइड में होता है, जहां पे कंपनी डिविडेंड देकर बैलेंस भी बनाती है एंड ग्रोथ पे भी फोकस करती है। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप डिविडेंड देख रहे हो, डिविडेंड यील्ड देख रहे हो, तो हमेशा ये मत देखिए कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आप पे आउट रेशियो के साथ ही साथ ओवरऑल बिजनेस स्टेबिलिटी को भी देखिए, जो कि आपको रियल पिक्चर देगी। ठीक है, तो फिर से वही सवाल आता है कि क्या डिविडेंड से घर खर्चा चल सकता है? तो सिंपल सा जवाब, थ्योरेटिकली हाँ चल सकता है, बट प्रैक्टिकली डिपेंड करता है। सो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल कैपिटल कितना है, डिपेंड करता है कि कंपनीज कितनी स्टेबल है, एंड डिविडेंड कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अगर आप एक छोटे अमाउंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो घर खर्चे के लिए डिविडेंड, तो रिस्की हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि घर खर्चा चलाने के लिए डिविडेंड चाहिए, जो अमाउंट चाहिए होता है उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ताकि आपको बातें क्लियरली समझ में आए। तो मान लीजिए किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% का है, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपए का डिविडेंड। अब ये 10,000 रुपए पर मंथ नहीं है, 10,000 रुपए पूरे साल के लिए। घर खर्चा यहाँ पे क्या है, हमने माना है 20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए हैं ये हर महीने का हम ले रहे हैं, 2,40,000 रुपए हो गए ये पूरे साल का घर खर्चा। तो इस 10,000 को 2,40,000 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? सीधे सीधे यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 2,40,000 रुपए का डिविडेंड आ सकता है। अब ऐसे केस में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जस्ट 2,40,000 रुपए के घर खर्चे के फॉर्म में एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड की जरूरत पड़ती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि
डिविडेंड इनकम, पैसिव इनकम करने के लिए डिविडेंड के थ्रू अमाउंट जो होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे सिंपल से स्क्रीन पे अगर हम डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 5 लिख दें तो यहाँ पे 57, 50, 60 कंपनियां निकल के आ जाती हैं जिनका कि डिविडेंड यील्ड 5 से ज़्यादा है। अगर हम डिविडेंड यील्ड के साथ ही साथ डिविडेंड पे आउट रेशियो को ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 50 कर दें, हम लेस देन 50 क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 से ज़्यादा है, 60, 70, 80% है, तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द जो भी प्रॉफिट्स कमा रही है, नेट इनकम जो कंपनी का है वो डिविडेंड में दे दे रही है। जैसे कि वेदांता के केस में राइट 110% के आसपास डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ऐसे में रिस्की भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो लेस देन 50 कर दिया। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे करीब करीब 9 कंपनियां निकल के आती हैं। अगेन ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां देखें तो बिजनेस को समझें, पे आउट रेशियो को इवेल्युएट करें एंड सस्टेनेबिलिटी को भी इवेल्युएट करें। तो जस्ट डिविडेंड यील्ड चेजर मत बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं आगे भी तो यस टाइप जरूर से जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं। एंड दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको चेक करना ना भूलिए।